नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे महाराष्ट्र में किस पवार की कितनी पावर। महाराष्ट्र के पवार बनाम पवार के पावर गेम का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों में भी जल्द दोहराई जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बिहार जेडीयू में भी टूट हो सकती है। वहीं यूपी में भी सपा के अखिलेश यादव के साथ बड़ा गेम हो सकता है, जबकि कर्नाटक में भी कांग्रेस में बड़ी टूट की आशंका जताई जा रही है। सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज डीके शिवकुमार बन सकते हैं कर्नाटक के अजीत पवार। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अजीत पवार ने 23 नवंबर 2019 की तरह ही 2 जुलाई 2023 को राजभवन पहुंचकर अचानक डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। पिछली बार शरद पवार ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया था और भतीजे अजीत की बगावत को 48 घंटे के भीतर विफल कर दिया था। इसके बाद अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था और वे चाचा के खेमे में वापस लौट गए थे। लेकिन इस बार बगावत अपने अगले दौर में पहुंच चुकी है। शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुट खेमेबंदी में जुट गए हैं। अजीत पवार ने असली एनसीपी होने का दावा किया है। आज उन्होंने मुंबई में एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया तो पार्टी बचाने के लिए शरद पवार भी फुल एक्शन में आ गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र के पवार बनाम पवार के पावर गेम का असर देश के कई राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में भी जल्द दोहराई जा सकती है। पिछले 3 से 4 दिनों के घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो राजनीतिक तौर पर ऐसी कई चीजें हुई हैं जो सामान्य नहीं है और इस ओर इशारा कर रही हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीपी में टूट हुई है, वैसी ही टूट बिहार में जनता दल यूनाइटेड में देखने को मिल सकती है। नीतीश कुमार के विधायकों से 1-to-1 मुलाकात को लेकर यही कहा जा रहा है कि वो उन्हें एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आज राज्य के उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। मैं नीतीश जी को याद दिलाना चाहूंगा, जब लालू यादव पर चारा घोटाले में चार्जशीट फाइल हुई थी, उस समय नीतीश कुमार उनकी पार्टी ने यही मांग की थी कि लालू यादव को बर्खास्त किया जाए। तो नीतीश जी, अब तो आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो जो भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जो रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, इसमें आपके सहयोगी जिनको आपने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है वो चार्जशीटेड हो गए हैं। तो क्या अभी भी आप उनको संरक्षण देंगे या आप अविलंब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर एनडीए में वापस आ सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई आने वाले दिनों में गिरफ्तार कर लेती है तो ये नीतीश कुमार के लिए दोबारा एनडीए में आने के लिए एक मुफीद वजह हो सकती है और वो महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के उलटफेर का असर यूपी में भी होने का दावा किया जा रहा है। एनडीए गठबंधन में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने लखनऊ में कहा कि आने वाले समय में यूपी बिहार के कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ आएंगे, इसीलिए वो विपक्षी पार्टियों की बैठक में नहीं गए। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि अखिलेश यादव के एमएलए में भी फूट पड़ सकती है। शिवपाल यादव भी खुश नहीं है, बहुत सारे एमएलए एनडीए के साथ आ सकते हैं। वहीं योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी दावा किया है कि महाराष्ट्र में हुए चाचा भतीजे का खेल यूपी में भी होने वाला है। भतीजे अखिलेश यादव से नाराज चाचा शिवपाल यादव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में आने का मन बना चुके हैं। रामदास अठावले और संजय निषाद के दावे पर सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने भी सुर में सुर मिलाया। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि सपा के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं और वे पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। देखिए, एनडीए की विचारधारा से जो भी सहमत है उसका स्वागत है। अभी तो आप देखना ना, उत्तर प्रदेश में भी आप देखो इस विचारधारा से लोग आने वाले हैं।
जयंत जी भी आने वाले हैं, क्या है उनका, किसानों का काम हम कर रहे हैं, नौजवानों का काम हम कर रहे हैं, उसको विकास की उदाहरण बना रहे हैं। शिवपाल जी भी ने को नाराज बैठे पड़े हैं, आखिर कहाँ समाजवादी पार्टी जा रही है। ये समय चूंकि सभी जाति सभी धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी विचारधारा से जो सहमत है वो आ रहा है और आगे आते रहेंगे और हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र मत देखिए, यूपी को भी देखिए। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र का सियासी खेल कर्नाटक में भी दोहराया जा सकता है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि कर्नाटक में भी महाराष्ट्र वाली स्थिति बन रही है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि 2019 में किसने सोचा था कि मेरी सरकार गिर जाएगी। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद मुझे डर है कि कर्नाटक में अजीत पवार के रूप में कौन उभरेगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में साल भर के भीतर ही कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि अजीत पवार कौन होंगे, लेकिन ये जल्द ही होगा। भले ही एचडी कुमारस्वामी ने नाम नहीं लिया, लेकिन सियासत की जरा सी जानकारी रखने वाले बता सकते हैं कि इशारा डीके शिव कुमार की ओर था। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा में जमकर हंगामा किया। साथ ही सदन में नारेबाजी करते हुए बीजेपी विधायकों ने कहा कि कांग्रेस ने डीके शिव कुमार के साथ धोखा किया है। दरअसल डीके शिव कुमार कर्नाटक का सीएम बनना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने दबाव भी बनाया, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के सामने उनकी कोई कोशिश काम नहीं कर पाई। बाद में वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए थे, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले डीके शिव कुमार अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि विपक्षी दलों की महाबैठक को इसलिए आगे बढ़ाना पड़ा क्योंकि कई दलों को टूट फूट की आशंका है और वे बैठक से पहले अपने घर को बचाने की जुगत में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो महाराष्ट्र की सियासत में आया भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से शुरू हुआ और अब धीरे धीरे करके विपक्ष जिस तरह उसकी जमीन दरकती जा रही है, उससे एनडीए तो मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अब बैठक पर संकट आ गए हैं कि बैठक होगी तो उसमें बैठने के लिए बचेगा कौन। जेपी नड्डा साहब का बयान याद आ रहा है कि वक्त ऐसा ना आए कि एक दिन सभी जो दल हैं, छोटे वाले या विपरीत, उनका अस्तित्व ना बचे, क्योंकि जिस तरह से एनडीए तरक्की कर रहा है, एनडीए में लोग शामिल हो रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात थी और उसको आज सभी याद कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति क्या होगी, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस जो सबसे चर्चा का विषय बना, वो अब महाराष्ट्र से होता हुआ उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी अपना असर दिखाएगा। पूरा पैनल हमारे साथ है इस चर्चा में शामिल होने के लिए कि अब 2024 की तस्वीर क्या होगी, इसको भी हम समझेंगे। अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। कुंवर अजय सिंह, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हैं। मुकलेश शेख, प्रवक्ता एनसीपी। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनके अनुभव, चूंकि युवा चेहरे हैं और उनके अनुभव हम हमेशा बांटते हैं अपने दर्शकों के साथ, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, थोड़ा आपसे समझ लेना चाहते हैं, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, तो जरा बताइए ये सब जो चल रहा है कितना मजबूत एनडीए होगा? विपक्ष को ऐसे ही कमजोर किया जाता रहेगा? साम दाम दंड भेद। रविंद्र जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई, धन्यवाद जी। देखिए, साम दाम दंड भेद की कोई बात ही नहीं है। जो हो रहा है वो दिख रहा है। जहां जहां जो परेशान है, किस तरीके से एक धृतराष्ट्र की तरह शरद पवार जी, जिसको चाणक्य की भूमिका में लोग देखते थे, और अनुभव, अच्छा अनुभव है जी, लेकिन वो अपनी पुत्री मोह में किस तरीके से होकर एक भतीजे, जिनको अब एनसीपी में नाम ले लिया जाए तो शरद पवार जी के बाद अजीत पवार जी का ही नाम आता है। ठीक। तो आज उनके अनुभव को न करके, उनको दरकिनार करके अपनी बेटी को आगे बढ़ाना, जिनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, कोई, वो सारा जो भी है वो शरद पवार जी का है,
लेकिन अजीत पवार जी के पास अपना एक दमखम है। आज ये बताइए कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, क्या 78 में शरद पवार जी ने नहीं किया था? ठीक 40 विधायकों को लेकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और अपना दल बनाकर मुख्यमंत्री बन गए थे उस समय। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी का इसमें अगर अब कोई दोष दे रहा है तो चलिए हम ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि चलिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पिछले समय से आज के समय की तुलना करिए। शिवपाल सिंह जी का नाम आपने इंट्रो में लिया। शिवपाल सिंह जी की क्या स्थिति अखिलेश जी ने कर रखी है? कहीं भी पोस्टर बैनर में नाम नहीं, बैठकों में नहीं बुलाए जाते हैं। आज बिहार में स्थिति देख लीजिए, अजय जी बैठे हैं, नीतीश जी अप्रासंगिक हो गए हैं। यही नीतीश जी तेजस्वी यादव से कहते थे भाई स्पष्टीकरण तो दे दीजिए आप, ये जो जमीन के बदले और नौकरी। ललन सिंह जी एक एक कागज दिखाते थे और आज उनको बर्खास्त करने के बजाय उनके सामने डट के खड़े हैं। तो विलय होने उधर जा रहा है, हमको उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष? जेडीयू का विलय होने जा रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि जितने एमपी जीते हैं वहां वो माननीय मोदी जी के नाम पर जीते हैं, जनता दल यूनाइटेड के। उनको भी पता है कि अब हमारा नेता तो ढुलमुल राजनीति का है, भतीजों ने पलटू चचा का नाम दे ही दिया है, तो इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो वो वापसी अगर करेंगे, अगर नीतीश जी वापसी करेंगे तो क्या स्वीकार किए जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं स्वीकार्यता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की आज अभी हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे सुशील मोदी जी का। उन्होंने बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छी चीज कहा कि नीतीश कुमार जी आज लायबिलिटी हो गए हैं और कोई भी लायबिलिटी को ढोना नहीं चाहता है, एसेट नहीं रहे वो हमारे लिए। ठीक है मुकेश जी, कई बार उन्होंने दिखा दिया। ठीक है मुकेश जी, अब तो हालत पतली है, धृतराष्ट्र बता रहे हैं यहाँ पर कोई चीज समझ नहीं रही। और सबसे खास बात यह है कि बीजेपी उनको सम्मानित कर रही है जिनको आप लोग अपमानित कर रहे हैं, जिनको आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या जब बाकी दल तवज्जो नहीं दे रहे हैं उन्हीं को सम्मान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ले जा रही है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना क्यों भाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो करने और कटने में फर्क है। पहले कहता था कि हम एनसीपी के साथ जाएंगे नहीं, बिल्कुल हम कवारा रह जाएंगे और चक्की पिसाएंगे अजीत दादा पवार को। आज अजीत पवार उनके घर में दूल्हा बन के चला गया और उसके बाद 9 आमदार लेके जाते हैं, उनको पोस्ट दे देता है डिप्टी सीएम का। उसके बाद उनको जो लेके पहले जो गए थे एनसीपी से, और भी शिंदे ग्रुप में बहुत से लोग लालच में गए हैं शिवसेना छोड़ के उद्धव साहब के, उनको किसी को तो मंत्री बना नहीं पाए। तो अजीत पवार को क्या मजबूरी से सीएम बनवा दिए? नहीं तो हम तो ये कह रहे हैं कि कम से कम इतना सम्मान तो अजीत पवार को दे देते हैं। वो तो कह रहे हैं धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं, बेटी को आगे बढ़ा दिया जिनका कोई जनाधार नहीं है। कम से कम ये देखिए कि किसका महत्व क्या है, ये महत्व तो समझना चाहिए ना पार्टी में। नहीं 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 नहीं, ये महत्व नहीं है। ये तोड़ कर फूट डालो और राज करो। ये इनको पता है कि शिंदे साहब जो है उनका टीआरपी बहुत बढ़ चुका है। उनका टीआरपी जो है उसको मतलब जो है अपनी औकात पर लाने के लिए देवेंद्र जी ने ये गेम किया है, और ये गेम कभी नहीं करता देवेंद्र जी जो है। अमित शाह मोदी साहब ने इशारे से किया होगा 100%। मैं धन्यवाद देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ अजीत पवार साहब को डिप्टी सीएम बने, हमारे लीडर शरद पवार साहब के पूरे टीम की तरफ से, कि वही रहे, वही उनकी पार्टी में भी अपना जो है हमारी घड़ी का इस्तेमाल ना करे, ना हमारे पवार साहब के फोटो का इस्तेमाल करे। कल तक जो अजीत दादा पवार के बारे में या एनसीपी के बारे में मोदी जी ने बयान में कहा पहले तो आपको सिंबल भी बचाना है, अभी अब तो पार्टी पे ही दावेदारी उन्होंने कर दी है, अभी इससे पहले निपटिए जी, वो बाद में देखेंगे। अभी 40 आमदार गए नहीं है, आप तो उनको भी बनते वो मंत्री बनाना है। किस को मंत्री बनाएंगे? ये सरकार 3 तिगड़ा काम बिगाड़ने में फंस गई है। ये अभी देवेंद्र जी बताइए तीसरा नंबर का लीडर हो गया महाराष्ट्र में। पहले तो सीएम था, बाद में बना डिप्टी, फिर बना जवाब दे दूं अगर आप जी कहाँ तक मतलब अश्विनी जी पहले एक आएंगे, हम एक एक करके हम जरा सबसे ले लें, सबकी प्रतिक्रिया ले लें, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। आप ध्यान रखिए कि क्या बोलना है। ठीक है, कुंवर अजय सिंह जी, बड़ी दिक्कत, बड़े संकट वाली स्थिति है। नीतीश कुमार जी की स्थिति खराब हो गई है, वहां भी ऑपरेशन चलने वाला है बिहार में, कैसे बचेगा कुनबा? रविंदर जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने अनुभव और अवलोकनों के माध्यम से आपको स्पष्ट मालूम हो गया होगा कि बीजेपी के अंदर इतनी बौखलाहट क्यों हो गई। विपक्षी एकता के सूत्रधार माननीय नीतीश जी ने बीजेपी के सारे रणनीति को चौपट कर दिया है।
ये उत्तर प्रदेश में और बिहार में किसी भी हालत में ये सक्सेस नहीं होने वाले हैं। जी। उत्तर प्रदेश में जो इनके मंत्री कह रहे हैं कि माननीय शिवपाल जी भी आने वाले हैं, जयंत चौधरी जी भी आने वाले हैं, कई लोग आने वाले हैं, और बिहार में जदयू और आरजेडी के भी कई मंत्री और विधायक इनसे जुड़ने वाले हैं। नहीं, लेकिन तो तेजस्वी यादव पर जिस तरह से चार्जशीट हो गई है तो बचेगा क्या अब आपके पास? देखिए, ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हर जगह ये सभी दलों को तोड़ लेंगे। थोड़ा सा पीछे हटकर देखिए, एक समय था जब मिले मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, वही स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार में इनकी होने जा रही है। नहीं, अभी महाराष्ट्र में तो ये स्थिति हो गई है, तो बिहार में भी अगर ये हो गया तो क्या होगा? क्योंकि किसी से भी अपना खुदा नहीं संभाला हवा में उड़ा रहे हैं लोग। खुद बनना चाह रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, हाँ। ये राम विरोधी लोग, ये तुष्टीकरण के पोषक अजय भाई किस तरीके से आज भी वो नारा लगा रहे हैं और दोहरा रहे हैं। अरे अश्विनी जी, वो पुराने नारे की याद दिला रहे थे। आप गेम खेल दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं, आज भी वही होने जा रहा है। आप गेम खेल जाओगे, मुझे पता है। बताइए अश्विनी जी, अजय जी। बौखलाहट ये बता रही है हाँ, कि 2024 के चुनाव में हाँ। ये लोग पूर्ण रूप से हाँ। जनता इन्हें नकारने जा रही है और नहीं, जनता जो है, सरकार बनाने जा रही है। जनता जो है नीतीश जी पे भरोसा क्यों करे? नीतीश जी जिसे पानी पी पी कर कोसते थे, उनके साथ जाके सरकार बना ली, और जिन्होंने तवज्जो दी उनको दरकिनार कह दिया। नाम पड़ गया पलटू कुमार, फिर आप जाके वापस उनके साथ मिल गए, क्योंकि पीएम बनने के जो रविंद्र ख्वाब जी, देखे जा रहे थे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि पलट जाया जाए। लोकतंत्र की यही पराकाष्ठा है। हाँ, समाजवादियों की सबसे बड़ी विशेषता भी यही तो फिर है। लोकतंत्र की खूबसूरती की बात तो आप करते हैं, फिर लोकतंत्र की बात मत करिए। कर्म है, अगर इस तरह से जनाधार का अपमान किया जाता है ना अजय जी, इसी को जनाधार का अपमान करते हैं। इसमें कसीदे नहीं पढ़े जाने चाहिए। खैर, आते हैं उत्तर प्रदेश पे, आते हैं भुवन जी से भी ले लेते हैं। भुवन जी, ये क्या हो रहा है? क्योंकि अब आपको भी अपना कुनबा संभालना पड़ेगा। महाराष्ट्र से संकेत मिल गए हैं, बिहार तक पहुंचेगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। शिवपाल जी को संभाल लीजिए, कहीं ऐसा ना हो वहां भी ऐसे ही ऑपरेशन लोटस चल जाए और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मैं एक डीए के रूप में देख पा रहा हूँ। जब डीए की लॉ खत्म होती है तो फड़फड़ाता वो जो विपक्ष की एकता हुई है, बिहार में सब लोग एक साथ बैठे हैं, तो आदरणीय मोदी जी को विदेश में भी चैन नहीं आ पाया, और उन्होंने उनसे आते ही भारत में आते पूछा यहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो बौखलाहट है उस डीए की, उसकी फड़फड़ाहट है, वो निश्चित तौर पर इनको बेचैन कर रही है। और मोदी वॉशिंग पाउडर तो इतना बड़ा हिट ब्रांड हो गया भारत में। अभी ये कोस रहे थे महाराष्ट्र में, किन किन को कोस रहे थे? अजीत पवार साहब को कोसने का काम कर रहे थे, छगन भुजबल पे भ्रष्टाचार के आरोप, बेहतरीन आरोप, हसन मुशर्रफ साहब पे बेहतरीन आरोप, ये सब मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, बिल्कुल जगमगा उठे। ये मोदी वॉशिंग पाउडर का ब्रांड है। ये पूरे देश का, क्या भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो किसी भी दागी को लाता है और बिल्कुल साफ सुथरा उजला कर देता है। नहीं तो वो तो ब्रांड सक्सेस है ना, वो तो ब्रांड सक्सेस है, उसकी कोई कार्ड भी तो विपक्ष नहीं ढूंढ पा रहा है। खैर ठीक है, आपके पास आएंगे। डॉक्टर टीना जी, कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद से देखे जाता है। भारत जोड़ो यात्रा भी निकल गई, हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा भी निकल गई, राहुल गांधी लगातार लगे, लेकिन जितनी मजबूती के साथ वो ऊपर बढ़ रहे हैं उतनी मजबूती से नीचे से जमीन खिसक रही है। आप क्या करेंगे? जी देखिए, जमीन कहीं नहीं खिसक रही है। ये सब मीडिया में और भाजपा की अटकलें हैं कि जमीन खिसक रही है। मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहती हूँ, जो मीडिया का अनुमान है और जो भाजपा का अरमान है, वो दोनों में कोई खासा अंतर नहीं दिख रहा है। ये शायद दोनों में कोई खासा अंतर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जनता विपक्ष बन चुका है इस समय। आप देखिए कि टमाटर के भाव देख लीजिए, चाहे मिर्च के भाव, नींबू के भाव, आज जनता जो है पेट्रोल डीजल से लेकर सब तरीके से त्रस्त है। तो जनता जो है वो ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो बिल्कुल नहीं देख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या?
अच्छे दिन का वादा किया था, अच्छे दिन तो किसी को नहीं दिए। चाहे ये ईडी या सीबीआई का इस्तेमाल करके इन्होंने महाराष्ट्र में जो किया, आज मैं सबसे बड़ा सवाल तो ये है, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने बधाई क्यों नहीं दिया अजीत पवार जी से? क्योंकि इससे पहले तो यही लोग जो हैं बार बार चक्की पीसिंग यही लोग बयान दे रहे थे, यही लोग कह रहे थे कि 7,000 करोड़ जो है वो इन्होंने घोटाला किया। तो मेरा सवाल यहाँ ये भी है कि क्या अब ईडी इनके ऊपर कोई जांच करेगी या नहीं करेगी, सवाल ये है। और लगातार जो है विपक्ष पर ये लोग ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं तो आधे लोग तो डर के मारे ही चले जाते हैं, पर करे क्या? क्योंकि अब ऐसा सबके लगाम हमारे हाथ में ही है जी। ये इन्होंने जितनी संस्थाओं पे अभी इनके एक प्रवक्ता से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि सबकी फाइल हमारे पास है, देखिए जो भी इधर उधर सरकेगा उसकी फाइल खिसका दी जाएगी। नहीं, फाइलें नहीं है इनके पास। फाइलें होती तो कुछ लोग, एक भी विपक्ष के नेता को जेल में भेजते। जेल में अभी तक किसी को नहीं भेजा। 9 साल ये सरकार में रहे हैं, कहाँ भेजा है जेल में? वो तो जेल में किसी राहुल को नहीं गांधी, सोनिया गांधी जी जमानत पे बाहर हैं। ये जब इनके पास सरकार है, सत्ता है, तो भेज के दिखाइए, इनके पास सारे संसाधन है। इनके पास तो राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं जितनी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया हुआ है इन लोगों ने। रुद्र जी, महाराष्ट्र की तस्वीर अन्य प्रदेशों में भी दिखेगी। जो महाराष्ट्र में हो रहा है और अजीत पवार ने जिस तरह का कदम उठाया है, कहीं संकट के बादल तो अजीत पवार पे नहीं आ जाएंगे, क्योंकि पहले शपथ ली है उन्होंने। अब उनको ये साबित करना पड़ेगा कि जितने लोगों के दावा उन्होंने किया है वो दावे पे खरे उतरेंगे या नहीं। तो ये तो संकट के बादल छा जाएंगे उनके ऊपर, स्थिति और क्रिटिकल हो जाएगी बीजेपी के लिए। नहीं, ये तो देखिए भविष्य की बात है कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या वो है कि जो नेता लोग ये बात को कह रहे हैं कि पार्टी मेरी है, उनके लिए एक सवाल उठ रहा है कि आपकी पार्टी है कैसे? अगर आपकी पार्टी अपने से टूट रही है, आप अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आने वाले समय में आप किस एकता की बात कर रहे हैं? सबसे पहले आप अपने घर में एकता लाइए, और घर में एकता न लाने की वजह देखिए। आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति किसी भी पार्टी में कब तक हेड रहेगा? आप जिस विपक्ष की एकता की बात हो रही है, पूरा विपक्ष परिवारवाद पर टिका हुआ है। आपके पास अभी जैसे अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अकेले जाते हैं। एक छोटी छोटी पार्टियों के आप देखेंगे उस मीटिंग में 2-2, 3-3 लोग जाते हैं। इतने बड़े प्रदेश के, हमको लग रहा है कि जितनी पार्टियां वहां जा रहे हैं उसमें से सब समाजवादी पार्टी। लेकिन एक तस्वीर ये भी आती है ना कि जनता अगर ये देखती है कि भाई पावर किसके पास है, हमारे हित किसके साथ पूरे हो रहे हैं, रविंदर तो आपके पास जब पावर नहीं रह जाएगी तो जनता आपको क्यों चुनेगी? रविंदर, जातिगत समीकरण बिगड़ चुके, चेहरे पर दांव लगना बिगड़ चुका, अब तो जोड़ तोड़ की राजनीति है, जो कर ले जाए, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई तो खत्म हो गई ना। रविंदर जी, जनता यहाँ तो है ही नहीं, अभी तो जनता का सवाल ही नहीं आया। अभी तो यहाँ पार्टियां एकजुट हो रही हैं, क्योंकि जनता की बात तो कहीं नहीं हो रही है। विपक्षी एकता की बात हो रही है, लेकिन उसमें जनता के मुद्दे क्या है? भाई जनता के मुद्दे के साथ अगर कोई दल आता है तो जनता उसके साथ खड़ी होती है। अभी तो सारे राजनीतिक पार्टियां अपने आप को बचाने में लगे हैं और खुद को साबित कर रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा नेता। अब अगर बिहार की बात आप कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीमें तैयार हो रही हैं। जी, सारे लोग अपना शेयर उसमें छोटा सा ले ब्रेक रहे लेंगे। हैं। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसके बाद पवार की पावर बची क्या, और प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पर कार्रवाई हो गई, तो ऐसे में अब पवार के पास क्या बचा? क्योंकि वो दावा तो कर रहे हैं कि हम पार्टी को फिर से खड़ा कर लेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से अजीत पवार को टक्कर देने वाला या अजीत पवार के एंटी जाने वाला कोई नेता शरद पवार खड़ा कर पाएंगे? क्योंकि ये कहा जाता है कि अजीत पवार के जो चेहरा है वो बताने के लिए काफी है और उनके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, और यही वजह है कि पार्टी यहां पर टूट गई। अब अश्विनी जी के पास चलते हैं सीधे। अश्विनी जी, टीना जी का भी सवाल था, और सबसे पहले उस बात से शुरू करिए जो बात आप कहना चाहते थे, ताकि आगे बढ़ें। जी, मैं सबके सवाल ले रहा हूं। पहले एनसीपी के जो हमारे मुखलेश भाई ने कहा उसका जवाब देता हूं। देखिए, पिछली बार 2019 में सुबह सुबह शपथ हुआ, उसके बाद 48 घंटे के अंदर पवार साहब ने सारी स्थितियों को ठीक कर लिया। अजीत पवार साहब वापस चले गए, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन आज कितना दिन हो गया? तीसरा दिन है। कहीं माननीय शरद पवार साहब के पास उनके विधायक नहीं दिख रहे हैं, और न उन्होंने कोई खेल पलटा। उल्टा बयान ये आता है कि हम कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे। तो ये स्थिति तो अजीत पवार के भी साथ है ना, वो भी नहीं, मैं बताना चाहता हूं। मैं पूरी बात हो जाएगी तो जवाब थोड़ा सा रविंद्र जी मिलेगा। ठीक है। आज शरद पवार साहब ने एक बैठक बुलाई थी।
उस बैठक में मात्र 3 या 4 एमएलए पहुंचे थे जो उनके एनसीपी के थे और बाकी कांग्रेस के सारे एमएलए पहुंच गए थे। इस मामले में देखिए कांग्रेस भी खुश है क्योंकि कांग्रेस ने तुरंत बयान दिया कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा होना चाहिए, हम सबसे बड़े दल हैं। अब कांग्रेस भी मान रही है कि ये खत्म हो चुके हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि जेल में कौन है, तो लंबी लिस्ट है। इसमें चिदम्बरम साहब जेल काट कर आ चुके हैं, लालू प्रसाद जी अभी जमानत पर हैं, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, अनुव्रत मंडल जेल में है, मानिक साहा जेल में है, राहुल गांधी जमानत पर है, सोनिया गांधी जमानत, बहुत लंबी लिस्ट है। लिस्ट पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। अजीत पवार भी जाएंगे। अब मैं आपको उस पर भी जरूर जवाब दूंगा रविंद्र जी, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, मैं भागता नहीं हूँ। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ, मुकुल राय सबको याद होंगे हमारे दल में थे और उस समय हमारे दल में होते हुए भी जब उनको एजेंसियां बुलाती थी तो वो जाते थे, उनसे जांच होती थी, फिर वो पलट कर चले गए टीएमसी में। जांच कहीं नहीं रुकी है। इसी आपकी बात का जवाब मिलता है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो या बाहर हो, मैं तो ये कहूंगा कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। इन लोगों ने समर्थन दिया है और एक अलायंस बना है हमारा, ये समर्थन से हमारी सरकार वहां चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में कोई शामिल नहीं हुआ है। मैं थोड़ा इंटरप्ट कर सकता हूँ, बात हमारे अश्विनी जी इंटरप्ट कर सकता हूँ ना थोड़ा आपको? जी हाँ। आप ये बताइए, अगर आपको पता है किसी व्यक्ति पर बड़े आरोप लगे, उसके बाद आप उसको डिप्टी सीएम बना देंगे? इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन कहा जा रहा है कि हमारे साथ आ जाओ तो आप बहुत अच्छे हैं, हम आपको राजा बना के रखेंगे। आज 2 बातें हो रही हैं रविंद्र जी। अभी देखिए दिल्ली में एक उदाहरण देखने को मिला, आरोप की बात कह रहे हैं, सत्येंद्र जैन कितने दिन तक मंत्री रहे? आरोप की बात छोड़िए, 4 सीटेड डिप्टी सीएम बिहार में दिखाई दे रहा है, इस्तीफा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो आरोप लगते हैं, हम बर्दाश्त, हम सहने की क्षमता है हमारे पास। लेकिन ये देश में हम जिस दिन वो आरोप उनके ऊपर 4 सीटेड हो जाएंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा सरकार से बाहर हटाने में। हम लोगों ने यही काम महबूबा मुफ्ती के साथ किया था कि इन लोगों के संबंध जो है देश विरोधी ताकतों के साथ है, शायद ये मुख्य धारा में लौट कर आ जाए। हमने अलायंस किया लेकिन वो नहीं बदले। अजय जी आ रहे हैं, अजय जी बाहर किया, किनारा किया, हमने किनारा किया। ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी। जी अजय जी। रविंद्र जी, हमारे मित्र शाहिद जी को नहीं मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री 2002 के बाद और गृह मंत्री जी तड़ी पार रह देश के इसका जवाब ले लीजिएगा, हमसे बड़ा अच्छा जवाब है। चुके हैं 2002 के दंगे के बाद और देश के गृह मंत्री तड़ी पार रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय महंत योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम को देख लीजिए कितनी धाराएं उनपे मौजूद है। इनके किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत अवैधनाथ जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, आदित्यनाथ जी हैं ये। दूसरी बात, नाम तो कम से कम अजय भाई सीख लें। देखिए अभी उत्तर प्रदेश का एक सांसद जो कि पहलवानों के साथ शारीरिक हरासमेंट का मुकदमा उस पर 500 एक का दर्ज है और नहीं, उसके लिए अजय जी, उसके लिए अश्विनी जी ने ये बोला कि कई लोग ऐसे भी हैं जो दलों में हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई। टीना जी क्या कहना चाहेंगे? जी यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आ रहे हैं अजय जी, एक मिनट। कैसी वॉशिंग मशीन है? हाँ, नहीं, सब वॉशिंग मशीन है, अपने अपने जहाँ जहाँ जिसकी सत्ता है वहाँ हर दल वॉशिंग मशीन है। टीना जी। जी मैं मोडानी जो डिटर्जेंट है उनके प्रवक्ता को एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से देखिए ये तो कह रहे हैं, अब आप मुझे बताइए हार्दिक पटेल पर कितने केसेस थे? हार्दिक पटेल भाजपा में, तो जो आज जो भाजपा है वो ये क्या कह के आए थे? ये कहने आए थे बार बार कि हम तो जो है कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। आज जो है भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है, कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है, क्योंकि सारे जितने भी लोग थे इन्होंने अपने यहाँ शामिल कर लिए हैं। ये इनके लिए अच्छी बात हो सकती है लेकिन जनता देख रही है। अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, हेमंत बिश्व शर्मा आप मुख्यमंत्री बना दिए उन्हें, उनके ऊपर तो कोई भी आज बता दीजिए कितने उन पर आपने कार्रवाई की? आपने तो कार्रवाई बंद कर दी है। जो हरियाणा के कुलदीप बिश्नोई जी हैं उनके ऊपर भी जांच थी, वो भी बंद कर दी। आपने अपने नेताओं के यहाँ जाने पर जांच क्यों बंद कर दी जाती है? ये सवाल है। आप विपक्ष के पीछे पड़े जाएंगे कि विपक्ष जो है एकजुट ना हो, लेकिन आप इस गलत फहमी में जी रहे हैं क्योंकि 2024 में जो है ये भाजपा जो
इस मुहिम पे निकली थी कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे इस देश को, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, विपक्ष को खत्म कर देंगे। लेकिन चाहे अश्विनी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब जनता सजग हो गई है। अब मोदी मैजिक जो है इस देश में फेल हो गया है और आपके नेताओं को नहीं, लेकिन वो चुनौती दे रहे हैं आपके तो वहां पर कि आप कर्नाटक बचाइए, 100 दिन के अंदर बहुत डिस्टर्ब होने वाला है। नहीं, ये तो सिर्फ घाप कड़वा थू यही काम चल रहा है महाराष्ट्र और देश में। रविंद्र जी, मैं जरा टीना जी को जवाब दे दूं और अजय जी को। एक तो मैं तड़ीपार इन्होंने कहा, उस पर मैं बता दूं कि मुकदमा ट्रांसफर किया गया मुंबई की अदालत में और वहां की अदालत ने बहुत स्पष्ट हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि ये मुकदमा राजनीति से प्रेरित था, ऐसा कोई मामला नहीं बनता है और उनको बरी किया गया था। यही बात ये लोग भी कह रहे हैं कि अभी तक जितनी भी जांचें हुई है ना अश्विनी जी, अभी तक जितनी भी जांचें हुई हैं उसमें कुछ भी निकला नहीं है, उसमें कोई चीज ऐसी निकली नहीं है। और अब बता दें जो चीज निकली हो, बता देना, ये बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी कन्विक्टेड नहीं है, उनको नहीं कहा जाएगा। ये उनको आज भी जमानत पर है, वो जमानत पर है वो, और चार्जशीट दाखिल हुई, उनकी पत्नी भी जाएंगी और वहां जाएंगी। जमानत पर तीसरी बात, सबसे अच्छी बात रविंद्र जी, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, ये हल्ला हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज एक करके सबके पास आ रहे हैं, एक करके आज जो विरोधी है अजय जी, एक करके सबके पास आऊंगा। अश्विनी जी एक मिनट अश्विनी, देखिए सबके पास आऊंगा मैं, निश्चिंत रहें, पूरा भरपूर टाइम देंगे, अभी है हमारे पास समय, एक करके बात रखें। अश्विनी जवाब मैं एक लाइन पे अपनी बात खत्म कर दूं। ये विपक्षी दल जितने हैं बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमारे दल में वो था तो भ्रष्टाचारी था और आप क्या गया वॉशिंग मशीन में, यानी कि सब मान रहे हैं कि सभी भ्रष्टाचारियों को इन लोगों ने पाल कर रखा था। ये कहने में इनको कोई गुरेज नहीं है कि सारे भ्रष्टाचारी हमारे यहाँ थे। दिल्ली दंगे हुए थे, उसकी तो जांच हो गई होगी सर? जांच चल रही है अभी, बड़ा लंबी चल रही है, उसमें कोई अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। एकदम पकड़ा जाएगा, जो भी दोषी होगा जेल जाएगा। और यही बात उन्होंने बृजभूषण जी के लिए भी कही कि जब आरोप लगे, एफआईआर, दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में वक्त लग गया, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक शब्द किसी की तरफ से नहीं आया, एक शब्द किसी की तरफ से नहीं आया। मामला एक्सपोज हो गया कि कांग्रेस ने किस तरीके से उन लड़कियों को बरगलाया और बरगला कर मुकदमे लिखवाने की बात की। एक मिनट, सारा मामला एक्सपोज हो गया। ठीक है, अश्विनी जी आरोप पर गिरफ्तारी की बात कर रहे थे, भुवन जी, किस तरीके से वो राजनीतिक जो है चीजें थी। ठीक है भुवन जी, ये सारे काम जो है वो कोई एक दल का नहीं है, सब दल ने जहां जहां मौका मिला उन्होंने ये काम किया है। आपके दल में भी किस तरह से सरकार में काम किए गए हैं ये भी आपने देखा होगा। पावर गेम तो सबके पास है, जिसके पास सत्ता आई उसने वो काम किया। ईडी सीबीआई बीजेपी के पास है। हाँ रविंद्र जी, विषय यहाँ पर नहीं। हाँ, ये जितने अजीत पवार साहब हैं, हसन मुशर्रफ साहब हैं, छगन भुजबल साहब हैं, इन पे भ्रष्टाचार के आरोप कौन लगाता था? तो एनसीपी के लोग आरोप लगाते थे, भारतीय जनता पार्टी। एनसीपी ने कभी इन पे आरोप नहीं लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी अभी 2-3 दिन पहले ही कह रहे थे, और चक्की पीसिंग तो पूरे उसमें वायरल है आज, और कई चैनल ऐसा नहीं, और चैनल में वो दिखा भी रहे हैं वहाँ पर जो है महाराष्ट्र में चक्की पीसिंग और इनके साइड आकर अब क्या पीसिंग करके वो मुख्यमंत्री हो गए, भी देश देख पा रहा है। तो ये जितने भ्रष्टाचारी है, हेमंत बिस्वा साहब, मुकुल राय साहब, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, हसन मुजीब और छगन भुजबल साहब, ये सब आज बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। ये देश प्रदेश देख रहा है। और अभी ये जो इनका जो प्रकरण, वो तो ये कह रहे हैं कि जितने भी माफिया लोग थे समाजवादी पार्टी में थे और किस तरह से उनको पनाह दी गई, आज वो उसकी सफाई कर रहे हैं। उसी विषय पर एक मिनट का विषय देखिए, मध्य प्रदेश से जो प्रयोग शुरू हुआ था ये महाराष्ट्र तक जारी, और इस पर देश और प्रदेश की पूरी नजरें हैं और चुनाव नजदीक है। भाई आप लोग अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं, आप लोगों को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। सर मैं इस तरह की बहस नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके बीच किसी भी ज्योति जी थोड़ा बहुत देखिए, मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा हूँ इतना, आज आप पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं तो कम से कम जबान तो कोई बात नहीं, अश्विनी जी बोलने दीजिए उनको, बात रखने। विपक्ष को भी अपनी बात को देखिए, आप सड़क में नहीं करने दोगे, सदन में नहीं करने दोगे, टीवी में नहीं करने दोगे, फिर तो लोकतंत्र की हत्या है ना। यही तो हत्या है जो आप करते हैं। नहीं आप बोलिए बात रखिए अपनी।
मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताता हूँ जी। ये निश्चित तौर पे आज जो मोदी जी ने जो एक नया तरीका देश को दिया है, धुलाई का तरीका, नया वॉशिंग पाउडर बन के जो दिया है, निश्चित तौर पे यही ABCD लिखेगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, विकल्प क्या है आपके पास, विकल्प क्या है? मैं कहा ना, ये देश का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का, देश बचाने का, संविधान बचाने का चुनाव है। और अभी तो दल बचाना है ना, दल बचेगा तब आप जाके लड़ाई लड़ पाएंगे। सेना नहीं होगी, कैसे लड़ेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है। आज एक नेता का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका बयान आया कि आपकी पार्टी में, उन्होंने कहा वो अपनी संख्या गिन ले, 1 2 3 4, वो गिनना अपनी संख्या। इस तरह की बातें लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ता, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव समझौता करके अभी लोकसभा हम करें तो टू गुड, आप करें तो टू बैड, और एक हमाम में सब एक जैसे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। सियासत में साम दाम दंड भेद इस्तेमाल किया जाता है, युगों युगों से ये बात हर किसी को पता है, लेकिन भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा विपक्षी दलों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी पावर है केंद्र की, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और उस पावर का इस्तेमाल सिर्फ दलों को तोड़ने में किया जा रहा है। राज्यपालों की भूमिका पर भी कई बार सवाल खड़े हो गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की, कई मुद्दों पर फटकार भी लगाई। ये तस्वीर जब सामने आती है तो हम क्या सही लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? और क्या ये बेहतर लोकतंत्र की पहचान है? अगर ये सारी बातें हो रही हैं, उसको भी हम समझेंगे। मुकेश जी के पास आएंगे। मुकेश जी, राज ठाकरे कह रहे हैं ये सब सुनियोजित है। कल को सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री पद की शपथ लेती हुई नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पवार जी भी तो इसमें शामिल नहीं है। जी, राज ठाकरे जी हमारे पार्टी का लीडर नहीं है। राज ठाकरे के पास ना कोई आमदार है ना खासदार है। नहीं, लेकिन कहते ना जहाँ धुआं होता है वहाँ आग वहीं होती है। नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि राज ठाकरे जी की बातों को लेकर मैं आपके इसके बारे में तो कुछ मैं मतलब सही नहीं ठहराऊंगा। ये बिल्कुल हवाई बातें हैं, उसकी बातों को कोई नहीं। वो बीजेपी के जो देवेंद्र जी और शिंदे साहब के कटिंग किया हुआ वो एक राज ठाकरे जी एक मोहरा है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के लोगों ने तरह तरह से हमें, जब उद्धव साहब ठाकरे के साथ में जब सरकार महाविकास आघाड़ी की था, तो शिंदे साहब के लोगों ने कहा कि हम एनसीपी की वजह से हम बाहर हो गए, अजित दादा पवार डिप्टी सीएम ज्यादा फंड इनको देते थे, एनसीपी के विधायकों को हमें कुछ नहीं मिलता था, हमें सम्मान भी नहीं मिलता था। आज कैसे मांडी से मांडी मिला के बैठेंगे, आज कैसे इसके साथ में सरकार चलाएंगे, और आज जनता के बीच जनता को क्या जवाब देंगे? नहीं तो अगर उद्धव जी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ आ सकते हैं तो अजित पवार वहां क्यों नहीं चला सकते? अरे सर, चला सकते हैं, लेकिन तरीका गलत है। एक होता है खुशी से जाना, एक नहीं, वो तो आपको लगता है ना, जो चीज आपकी तरफ से 6 नंबर है उनकी तरफ से 9 नंबर है। देखिए, गुवाहाटी में भागकर सरकार जब बनाया है, तो ये भागा सरकार बना रहे हैं। ठीक है, और जो लोग नहीं बनोगे, जो नहीं आओगे, ईडी सीबीआई का नोटिस हाजिर। अरे तो आप तो कोर्ट में गए ना, आप तो कोर्ट में गए तो क्या जीत मिल गई आपको? सुन लीजिए मेरी बातों को। नारायण राणे साहब के ऊपर इतने बड़े भ्रष्टाचारी उनके ऊपर आरोप लगे थे, उनको मंत्री बना दिया केंद्र के। तो ये भाजपा वाले जो है कुछ भी कर सकते हैं बाबा। सीबीआई ईडी से हम लोग भी डरते हैं, और जनता इनको माफ नहीं करेगा। और आज डर के अजित दादा पवार, जयंत पाटिल, अपना ये दिलीप बोरसे पाटिल साहब जो है, हमारे 14-15 लोग गए तो थे कोर्ट, आप लोग हो गए। वो लोग एक धोखा इस तरह देगा, शरद पवार को कभी किसी ने सोचा नहीं था, और ये गया तो नहीं। तो शरद पवार जी सियासत के एक बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। हमने तब भी यही सवाल खड़ा किया था कि इतने विधायक चले गए और शरद पवार जी को कानो कान खबर नहीं हुई। अरे सर, अभी देखिए, और उसके बाद शरद पवार जी उद्धव ठाकरे के साथ काफी देर बिताए भी, 2 दिन उन्हीं के साथ ठहरे। नहीं, मैं आपको बता रविंदर जी, तो ये बातें वहीं से लिख चुकी थी क्या? कर रहे हैं, शरद पवार की बेटी काम कर रही है, जयंत पाटिल काम कर रहे हैं, सारे लोग लग गया है। इन्होंने हमें जागृत कर दिया, होशियार कर दिया। ये शिंदे साहब जैसा नहीं कर सकता गुवाहाटी में। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी ना मुकेश जी। अरे 9 लोगों आप तो कुनबई नहीं बचा पाए। ईडी सीबीआई के माध्यम से ज्यादा जान बचाने चला गया। सबके घर में रेट हुआ क्या नहीं हुआ? अच्छा, तो अमोल कोले के लिए क्या कहेंगे? अमोल कोले के लिए क्या कहेंगे? बोल रहा है आपके सामने कि सीबीआई ईडी के डर से लोग गए।
सीबीडी सीबीआई देश में चल रहा है। अमोल कोले साहब कह रहे हैं मैं तो बड़ा आहत हूँ, इस्तीफा दे दूंगा, अब सांसद भी चला जाएगा आपके हाथ से। अमोल कोले साहब ने अभी पवार साहब को बोला है कि पवार साहब ने बोला उनको अभी 10 मिनट पहले की खबर कि भैया तू आत्मा और अपने आत्मा से पूछो कि जनता से तुमने वोट लिया किसके बल पे लिया है और तुमको मैंने टिकट दिया है या फिर मेरे पीफॉर्म मेरे पार्टी की तरफ से तुमने लिया है और तुम क्यों ये सब इस्तीफा दे रहे हो। तो अभी वो सब चीज का बात खत्म हो गया है। तो ये जो लोग हैं जिस तरह से गए और जिस तरह से सरकार में घुसे उनकी मजबूरी रही है साहब, मैं बधाई देता हूँ। ये भ्रष्टाचार दूर करने नहीं गया है। अरे सर तो सत्ता में तो किसी ना किसी की मजबूरी रहती है ना मुकेश जी, सत्ता में तो जब आते हैं तो मजबूरी रहती है। उद्धव ठाकरे की मजबूरी थी कि वो आपके साथ आए, आ गए आपके साथ। अब अजीत पवार जी की मजबूरी थी, वहां चले गए, उसमें क्या दिक्कत है सर? ये छोटी मोटी बात नहीं है। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई भ्रष्टाचारी है एनसीपी के लोग, आज वो गोद में लेके बैठा है और उनको डिप्टी सीएम 9 आमदार पे क्या मजबूरी में बना दिया। जरा पत्रकार जी आप भी समझ सकते हो ना, सरकार या तो गिर रही है। अरे जो बात हम समझ सकते हैं वो समझनी चाहिए थी पवार जी को। हम अगर समझ भी लेंगे, हम तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पवार जी ने क्यों नहीं समझी? जी सर, जब हम लोगों को बात समझ में आ गई, ये बात पवार जी ने क्यों नहीं समझी या जानबूझकर इग्नोर कर दिया? नहीं, उन्हीं का काम है, वही उन्होंने जानबूझकर किया है। ये सब उनके खून के हैं। अजीत दादा भुवन जी, जयंत को लेकर बात चल रही है, शिवपाल को लेकर बात चल रही है, बचेगा क्या आपके पास? एक साइड तो खत्म। ये हमारे पास बहुत कुछ बचा है। हमारी पार्टी और स्ट्रांग होंगे। मुकेश जी एक मिनट, मुकेश जी 40 आमदार हमारे यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ सभी आमदार समय पे है। भुवन जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय जैन जी के बयान को पढ़ा है मैंने। उन्होंने कहा है कि बंगलोर की मीटिंग में वो जाएंगे और निश्चित तौर पर ये काफी है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय राजभर जी को शिवपाल जी ने सही तरीके से जवाब दे दिया है। निश्चित तौर पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो अपने विधायकों की गिनती को करे और उनको अब ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना, उनके साथ क्या सलूक करेंगे। चंद सन्यासी मंदिर वाले लोगों को तय करना। हमने तो कहा नहीं ना चंद सन्यासी मंदिर में, वही भेज रहे थे योगी जी को मंदिर में। तो ये तो उन्हें तय करना उनका क्या व्यवहार होगा। हमारे तो पार्टी में है नहीं। ठीक है, रुद्र जी आपसे चाहेंगे हम आखिरी टिप्पणी, और ये समझना चाहेंगे कि ये जो घटनाक्रम पूरा घटित हो रहा है, विपक्ष जिस तरफ आरोप लगा रहा है, जो सवाल खड़े कर रहा है, कोर्ट की तरफ से कई बार चिंता जाहिर की गई कि इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं वो ठीक नहीं है। असल में ये सही लोकतंत्र की पहचान है और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमने क्या गलत किया है। अगर कोई हमारे दल में शामिल होने आता है और हमें लगता है कि ठीक है, तो हम उसके खिलाफ क्यों जाएं? अगर कार्रवाई होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो हम तो सब पे कार्रवाई कर रहे हैं और इसी बात को लेकर जनता उनको वोट दे रही। बात यह है कि नेता अगर सरकार से डरने लगा तो राजनीति क्यों कर रहा है? अभी पूरी मामला जो भी हो रहा है, पूरा विपक्ष अपने ही लिए नकारात्मक बोल रहा है कि हमको ईडी से बीआई से डराया जा रहा है और हमारे लोग भाग जा रहे हैं। आज विपक्ष का कोई एक ऐसा नेता बताइए कि जो जेल न गया हो। उन्होंने जब इमरजेंसी लगी थी, देश के सारे बड़े नेता जो हैं वो जेल में रहे हैं। जब आप उन लोगों को अपने साथ रखेंगे जो सत्ता के लिए केवल आपके साथ खड़े हैं, तो आपके साथ वो भाग जाएंगे। तो आपको तो नेतृत्व खड़ा करना है ना, कि जो चाहे वो सीबीआई हो, ईडी से डर के कैसे राजनीति के लोग भाग सकते हैं। विपक्ष कभी इतना असहाय नहीं दिखा। तो विपक्ष पहली बार असहाय दिख रहा है। तो विपक्ष नेता विहीन हो गया है ना रविंद्र जी। कोई आप एक बात बताइए, तो जो 2024 की तस्वीर क्या होगी? कुछ नहीं होना है। 2024 के पहले आप देखिए, जितने भी ये नेता हैं, ये जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। इन्होंने क्या क्या किया कि उन्होंने अपनी पार्टी में ही नेता नहीं बनने दिया। अब जब आपके पास नेतृत्व नहीं है तो आप सरकार के सामने किसको खड़ा करेंगे? आज आप एक बार बताइए, आपके घर के लोग आपसे भाग जा रहे हैं तो आपको तो शर्म से डूब जाना चाहिए कि जब आपने जनता ने आपका साथ दिया और आपने उन लोगों को भी नहीं बचा पाया, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वो भाग गए, ईडी के डर से भाग गए, सीबीआई के डर से भाग गए? भाई, सरकार के डर से अगर आप राजनीति छोड़ रहे हैं या सरकार के डर से आप राजनीति दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर सवाल उठता है कि आपने कैसे नेतृत्व खड़ा किया कि वो डर रहे हैं। सबसे पहले तो विपक्ष को अपना कुनबा संभालना है। जब तक कुनबा नहीं संभलेगा तब तक बिना सेना के आप जीत नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर आप डर रहे हैं तो डर के आगे जीत है, ये भी आपको समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक तस्वीर जो सामने आ रही है उस पर अलर्ट मोड पर जेडीयू है, समाजवादी पार्टी है। लेकिन क्या ये नेता वास्तव में डर रहे हैं? और अगर डरेंगे तो फिर सियासत कैसे होगी,
सियासत में जीत फिर संभव नहीं हो पाती है। फिलहाल विपक्षी एकता पर सवाल खड़े हैं। अब विपक्षी एकता का क्या होगा यह भी देखना होगा, क्योंकि 2024 की तस्वीर कुछ ही समय बाद साफ होती चली जाएगी, अगर यह बात सही साबित होती है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इसके बाद ऑपरेशन लोटस जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।